हुमा साहिबा, करंट सिचुएशन पर सबसे पहले आपका टेक लेना चाहूंगा, क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है कि अब सिंक इन हो रहा है कि कितना ही बड़ी चीज की है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। और ऐसा नहीं लग रहा कि ये आसानी से गुजर जाएगी, और ना ये लग रहा है कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज का वो इमिजिएटली पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने दो चीजें हैं जो हमें इशारा कर रही हैं उस तरफ। पहली चीज तो ये कि जिस तरह का हजूम निकला सोग में खामनेई साहब की शहादत पे बगैर किसी मोबिलाइजेशन के, वो इस बात का आकाश है कि वहाँ गम और गुस्सा है। और ये बात सही है कि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वहाँ पे कुछ जत्थे जो हैं वो खिलाफ हैं इस बहुत अथॉरिटेरियन रिलीजियस आइडियोलॉजिकल रिजीम के। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्टिकुलर अटैक ने जिसमें उनको एलिमिनेट किया, दीगर को जोड़ दिया है। जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हैं ईरान में, वो आपको एक दफ़ा बहुत फिर प्रोनाउंस नज़र आती है, और दूसरा आपको ईरान अपनी हील्स डिग इन करता हुआ नज़र आता है। तो उसने अब के जवाब देने में देर नहीं लगाई, तरद्दुद नहीं किया। और पहले अटैक के बाद भी वाइड स्प्रेड हमले हुए थे, और शहादत के बाद तो आपने देखा कि उनमें तेज़ी आई। और साथ-साथ उनका ये भी स्टेटमेंट आया कि अभी हमने अपनी जो समझिए क्रिटिकल या कोर एक्सपर्टीज़ है वो इस्तेमाल नहीं की है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि अगर महीनों नहीं तो ये चीज़ हफ्तों चल सकती है, इस वक़्त जो हार्ड पोस्चरिंग नज़र आ रही है। और ज़ाहिर है प्रेज़िडेंट ट्रंप की ईगो भी एट स्टेक है, तो वो कह रहे हैं कि सरेंडर कर दें, और अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर हम आपके साथ बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर सकते हैं, वो थ्रेट कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ वो न्यूक्लियर डायमेंशन की तरफ भी उन्होंने इन सम वेज़ इशारा किया है, जो इस बात का आकाश है कि बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल जो है वो बन सकती है आगे जाके। तो मेरी आपसे गुज़ारिश ये है कि अभी तो समझिए डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और 2 बातें कही जा रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। एक, उसको कहा जा रहा है कि इस जंग की ज़रूरत नहीं थी, ये वॉर ऑफ चॉइस है। और दूसरा कहा जा रहा है प्रेज़िडेंट ट्रंप के हवाले से कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और इससे इर्रिफ्यूटेबल डैमेज हो गया है पीस प्रोसेस को। बहुत लोगों का ख़्याल है कि खित्ते में जंग शुरू हो गई है, वी आर ऑलरेडी इन अ रीजनल वॉर। अब सवाल ये है कि अगर हम रीजनल वॉर में हैं, तो ये एक्सपैंड होगी या नेगोशिएशंस और टॉक्स की तरफ लोग जाएँगे और कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि जो ओमान पे हमला हुआ, जो यूजुअली टॉक्स में फैसिलिटेट करता है, हमेशा ब्रिज स्टेट रहा है बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन, तेहरान एंड ऑल्सो इज़राइल इन सम वेज़, वहाँ पर भी अटैक हुआ है। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या ईरान इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो जाना ही नहीं चाहता नेगोशिएशंस की तरफ, या फिर 2-3 दिन बाद हार्ड पोस्चरिंग के बाद वो पीछे हट जाएगा और अमेरिका भी थोड़ा-सा पीछे सही। उठाएगा। इस वक़्त सिचुएशन मखदूश है। वो कई साहब, जिस तरह से आप कह रही हैं कि इतना आसान नहीं होगा, और क्या मकासद थे, जिस तरह से डॉक्टर कमर शीमा भी कह रहे थे कि अगर तो यूरेनियम अफजूदगी ही मकासद है, वो तो अचीव हो रहा था, तो क्या कुछ और मकासद हैं, और नेक्स्ट अब लाहे अमल क्या हो सकता है ईरान की जानिब से? देखिए, ईरान के पास ये कैपेसिटी तो बिल्कुल नहीं है कि वो इज़राइल और अमेरिकन मिलिट्री माइट को मिलकर उसका मुकाबला भी कर सके। तो जो स्ट्रैटेजी ईरान की है ना, वो ये है कि इन्फ्लिक्ट पेन। वो कितनी तकलीफ इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, और वो इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं पेन दुबई पर और दोहा पर और दीगर गल्फ स्टेट्स के कमर्शियल हब्स पर अटैक करके। तो ईरान ने ये तो कर दिया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक डिसरप्शन है, एयर स्पेसेस बंद हो गई हैं उनकी मिसाइल स्ट्रैटेजी की वजह से। दुबई का एयरपोर्ट बंद हो गया, और ऐसे कमर्शियल हब्स जिनको सेफ हेवन समझा जाता था और कहा जाता था कि यहाँ पर कोई डिसरप्शन नहीं आएगी, वो इस वक्त सोचिए स्टैंड स्टिल पे हैं। दुबई में स्कूल्स भी ऑनलाइन हो गए हैं बुध तक, यानी पीर मंगल बुध उनका ख्याल है कि अब उन्हें इस चीज़ से नबर आज़मा होना है। हो सकता है ये ऑनलाइन टीचिंग एक्सटेंड भी हो जाए। सो जो डिसरप्शन है, वो तो ईरान करने में कामयाब हुआ है। और जैसे मैंने आपसे पहले गुज़ारिश की कि ईरान जो है इस पेन को मज़ीद एक्सटेंड करेगा, ताकि ये प्रेशर बने
अमेरिका के ऊपर विड्रॉल का या निगोशिएशंस की तरफ जाने का या पीछे हटने का, क्योंकि अमेरिका भी कोई बहुत सेफ स्पेस में नहीं है। अमेरिका में भी ये सवाल उठ रहा है कि आपने हार्म्स वे में अपने लोगों को क्या सोच के डाला है, आप इसको क्या अचीव करेंगे। इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉर बिकॉज वो कांग्रेस के पास नहीं गए। और जाहिर है कि अमेरिका जो को भी पता है और ईरान को भी पता है कि वो वेनेजुएला नहीं है, और फिर ईरान को क्वाइट रीजनल सपोर्ट हासिल है। ये बात बिल्कुल खारिजुल इम्कान नहीं है कि उनकी लाइंस ऑफ मिलिट्री डिफेंस कोऑपरेशन रशिया के साथ भी हैं और चाइना के साथ भी हैं, और रशिया को वो सपोर्ट करते हैं रशिया की यूक्रेनियन वॉर में। तो जाहिर है रशिया उनको रेसिप्रोकेट करेगा। चाइना का अपना बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्ट है कि ईरान में हुकूमत जो भी हो लेकिन वो अपनी जगह कायम रहे, इरानियन स्टेट इंटैक्ट रहे। अभी कुछ ये खबर है, अभी कंफर्म भी हुई कि इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए पुतिन ने यूक्रेन पर शायद कोई फॉस्फोरस बम गिराया है या कोई बहुत ज़बरदस्त हमला किया है। तो आप देखिए ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत बिल्कुल चेस बोर्ड की तरह है, क्रिस क्रॉस है। अगर अमेरिका कुछ करता है तो उससे फ़ायदा उठाते हुए यूक्रेन पर मजीद हमले बढ़ाता है रशिया, और क्योंकि अमेरिका नहीं रुक रहा, इसलिए रशिया नहीं रुक रहा, तो ये समझिए ट्रैप सा बन गया है। इस पूरे ट्रैप में मुझे लगता है कि चाइना अपना इंटरेस्ट, चाहे लोग जितना भी कहें कि वो जियो इकोनॉमिक सिर्फ पिच पे खेलता है, वो अपना इंटरेस्ट किसी तो और प्रोटेक्ट करेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना आखिरी कार्ड था ईरान के पास। हर दफा कहा जाता था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेंगे, अब कि उन्होंने बंद किया है, और इसको डायरेक्टली चाइना को भी ये इम्पैक्ट करता है। मेरे ख्याल है मुझे जो सब बंदियां नजर आ रही हैं वो तकरीबन एक फैलती हुई रीजनल वॉर है, मुझे ऐसी सब बंदी नजर आ रही है। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या आप इस कॉन्फ्लिक्ट को फैलता हुआ देख रही हैं? वो तो आपने पहले ही आंसर कर दिया, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी आप बात कर रही थी कि अमेरिका में भी इसका ज़ाहिर है इसको पसंद नहीं किया जा रहा, ख़ासतौर पे अवामी सतह के ऊपर। तो एक अभी स्टेटमेंट भी जारी की गई अमेरिकी सदर की जानिब से कि इस्तिस्ना मिल सकता है कि अगर ईरानी फ़ौज जो है वो लड़ना नहीं चाहती, अगर अभी फैसला कर ले, इसको कैसे डिकोड करेंगी आप? देखिए डिफरेंट मैसेजेस हैं जो वो आवाम को और फौज को मुखातिब करके कह रहे हैं ताकि रेजिस्टेंस ना आए। पहले वो जब कह रहे थे कि ये बेहतरीन मौका है ईरानियन अवाम के पास कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले लें, गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लें, क्योंकि इस ट्रांजिशन तकरीबन इतनी स्मूथ हुई है, सेकेंड ईयर ऑफ लीडरशिप है, एक ट्रायो आ गया है और उसी दौर मिलिट्री कमांड चल रहा है जिस तरह खामनेई की ज़िंदगी में चल रहा था। तो वो उम्मीद अब कम होती जा रही है कि अवाम उठकर हुकूमत की बागडोर इनसे छीन लेगी। तो जो दूसरी टियर स्ट्रैटेजी वो ये है कि जो फौज हैं, जो गार्ड्स हैं, उनके वो हथियार डाल दें और उनको ये लगे कि बहुत सूरत हाल खराब हो रही है। लेकिन देखिए एग्जाम्पल्स अच्छी नहीं है। जब लीबिया में अमेरिका ने ये किया था तो वहाँ की फौज के साथ बहुत बुरा हुआ, जब इराक में ये किया तब भी बहुत बुरा हुआ। तो कोई अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं है जब अमेरिका टेक ओवर करता है या रिजीम चेंज करता है खित्ते के लिए। इसी तरह मैं आपको बताऊं, कद्दाफी की बेटी मारी गई थी, सद्दाम के 2 बेटे मारे गए थे। इसी तरह जब इन्होंने रिजीम चेंज करने की यहाँ कोशिश की है तो इनका दामाद, बेटी, ग्रैंड चाइल्ड, इट्स वेरी illegal, very hard. So you actually want to say कि his history is again repeating itself. हुमा बकाई साहिबा, आपकी जानिब भी दोबारा से आएंगे।